जी बच्चों, आज हमारा जो बेसिकली पहली क्लास है वो इस कोर्स के इंट्रोडक्शन और इसके कंटेंट के बारे में है कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड व्हाई वी स्टडी द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स इन बीएस कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स आउटलाइन के बारे में, फिर इसके बारे में, इसके कंटेंट्स के बारे में, फिर इसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो बीइंग कंटेंट हैं वो बेसिकली हम कैसे कवर करेंगे और उनका पर्पस क्या है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने का। मैं बात को थोड़ा स्किप करता हूँ। इसका फॉलोअप जो कोर्स है वो डेटा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। इसका प्री रेक्विजिट कोर्स जो सा है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है। कंटेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में। वो कहता है दिस वन, वो कहता है कि व्हाट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। मैं बात को छोटा करूंगा, ये स्लाइड्स पहले से कुछ बनी हुई है हमारी ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो सके। कहता है द प्रोग्राम्स और जो सब प्रोग्राम्स हैं वो शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, कि आपके पास जो प्रोग्राम है वो आपके वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाने चाहिए। रीजन इज दैट कि आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकें। लाइक यूज अ मॉड्यूल, आप कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उसको फंक्शन की फॉर्म में या मेथड की फॉर्म में आप उसको डिफाइन करें। यूज द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन डेवलपिंग ईच कोड सेगमेंट। वो कहता है कि आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिफाइन करें, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विचिंग। अगर आप कोई खास सेगमेंट या कोई खास टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, सिक्वेंशियल हो गया, सिलेक्शन हो गया, रेपिटेशन हो गया, आप इसको यूटिलाइज करें। अगर आप कोई छोटे मोटे वेरिएबल यूज करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर ये कहा जाता है कि आप छोटे किसी भी मॉड्यूल के लिए उसके लोकल वेरिएबल यूज करें। बात को आगे करते हैं अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल। वो बात वही होगी कि अगर आप उसके छोटे मॉड्यूल के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर अवॉइड करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स को। ऑल कोड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। वो कहता है कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह, इसकी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर एक अच्छी वजह ये भी है कि आप तमाम के तमाम कोड को डॉक्यूमेंटेड करें। डॉक्यूमेंटेड से क्या मुराद है कि आप कोई भी कोड लिखते हैं, लाइक अगर आप कोई फॉर लूप लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, तो ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छी, मैं डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आप उसमें कोई लास्ट पे डॉक्यूमेंटेड करें ताकि कोई कमेंट दे, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो किस पर्पस के लिए, किस टास्क के लिए। क्योंकि शुरू शुरू में तो आपको याद रहेगा कि ये किस काम के लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर शॉर्ट पीरियड, आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि आपने ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा है। तो वो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स होने चाहिए, जो कि लास्ट पे हमारी प्रैक्टिस भी रही है। कमेंट्स डिफाइन करें, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैं बात को आगे करता हूँ। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। सोर्स कोड शुड बी एसेंशियटिक and it should be formatted in a style that enhanced its readability। वो कहता है जी कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो लाइनें बोल देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं, आप जानते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कोड लिखते हैं तो आप कोड लिख सकते हैं लाइक अगर सी आउट एंड एल, और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं, आप यहाँ पे साथ इसके लिख देते हैं सी आउट, या साथ ही लिख देते हैं सी इन, और यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और फिर आप फिर एक सी आउट लिख देते हैं। We know that the semicolon represent the statement, each statement in a C++, जैसे like this one and like this one। तो ये काम बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो कहता है कि भाई आप इन तमाम को आप एक ही लाइन के अंदर मेंशन करें, रेदर देन कि आप हर एक को इकट्ठा इकट्ठा मेंशन करें। वो कहता है अपर केस, लोअर केस लेटर्स जैसे हैं उनको आप कंट्रीब्यूट्स बेसिकली आप उनको डिफाइन करें। जैसे अगर कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अपर केस आप यूज करें, और अगर इस तरह वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो लोअर केस यूज कर रहे हैं। सेपरेट लाइन में पुट करें, अलाइन करें। अलाइन से मुराद है कि आप इस चीज को बड़ी क्लियरली, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों काम कर रहे हैं, कोई फॉर डिफाइन कर रहे हैं और फॉर के अंदर अगर आपने कोई डाटा लिखा हुआ है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी रही है, तो आप क्या करते थे कि आप उसको इंटेंड करके लिखते थे। इट मींस टू से दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर विद इन द लूप एंड दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड ऑफ द लूप स्ट्रक्चर। तो ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन चलेगी, ये एक बार चलेगी। तो वो इस तरह की बातें बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर रहा है और इस तरह की चीजें यहाँ पे बयान कर रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये इजी है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप प्रोग्रामिंग ऊप क्या सॉरी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें मेंशन करते हैं तो ये चीजें कुछ ही होंगी।
डेटा टाइप बेसिकली जी हम जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास वेरियस किस्म की डाटा टाइप्स हैं जो बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस टाइप ऑफ डाटा को इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक जैसे कि सिंपल में हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार और बूलियन है हमारे पास। इस तरह इसके मॉडिफायर हैं असाइंड और अनअसाइंड। असाइंड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, जबकि अनअसाइंड पॉजिटिव के लिए चलता है। क्वांटिफायर हमारे पास जिसे हम क्वालिफायर भी कहते हैं, उसमें हमारे पास स्टैटिक, कांस्ट है, वोलेटाइल और वॉइड है। अब वोलेटाइल आपने नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ बता देता हूँ सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि वोलेटाइल बेसिकली हमारे पास एक ऐसा क्वालिफायर है जो कि बेसिकली इंस्टेंस और क्विकली रिस्पॉन्स को नोट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोसेसर की स्पीड का कोई कोड लिखते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लेता है, तो आप जानते हैं कि वो टाइम्स रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड्स में होगा। और प्रोसेसर तो इंस्ट्रक्शंस को इट माइट बी पॉसिबल कि वो 0.000001 सेकंड के अंदर, जो कि शायद मिली सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट होगा, तो उसमें करता है। तो वो उस वेरिएबल में जिसमें आप वो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं सेकंड की, वो जीरो शो कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तो वैल्यू जो सी है वो जीरो है। तो लिहाजा हम वोलेटाइल टाइप की क्वालिफायर यूज करेंगे ताकि वो उस मेजरमेंट को नोट कर सके या उस एग्जीक्यूशन टाइम को नोट कर सके जो वो बता रहा है। स्ट्रक्चर्ड में हमारे पास ड्राइव्ड है जी हमारे पास, ओ ये ऑलरेडी यू नो दैट। और एडवांस में हमारे पास लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, ट्रीज है, ग्राफ है। इस पे बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिकली है क्या। इस कोर्स के दो पोर्शन है। द फर्स्ट वन इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज द एल्गोरिथम। व्हाट इज मीन बाय द एल्गोरिथम, मैं आसान लफ्जों में कहूंगा क्योंकि इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी बच्चों ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, इट्स अ आउटलाइन, ठीक है, क्या है, द असेंस ऑफ अ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। सादा सी बारे में एल्गोरिथम क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एल्गोरिथम हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जिसमें हम एक इनपुट देंगे। वी we provide the input to the algorithm and it generate the output। सादा अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन है। कोर्स आउटलाइन पे बाद में बात करेंगे, पहले मैं बेसिकली इस कोर्स के बारे में बयान करना चाहूंगा। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है अभी। जैसे लाइक एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिथम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिकली करता क्या है, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। या यूं कहें कि ये कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म्ड होता है। इसका काम क्या है कि ये नंबर ऑफ इनपुट लेता है एज अ इनपुट और नंबर या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेता है एज अ इनपुट, और फिर ये प्रोसेस करता है और फिर कुछ वैल्यूज को एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है जो बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, वापस चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ जो हम बयान कर रहे थे। एंड व्हाट अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो आपकी द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। ये नीचे मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय द डेटा स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। इसका इसको क्राइटेरिया क्या है बेसिकली, व्हाट इज द बेसिकली फैसिलिटी, हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फैसिलिटेट द एफिशिएंसी। व्हाट इज मीन बाय हाउ अ प्रोग्राम इज एफिशिएंट। कोई भी या प्रोग्राम या कोई भी डाटा या कंप्यूटर में पड़ी हुई, या कहते हैं कि आपका कंप्यूटर एफिशिएंट कैसे है, तो आप कहते हैं कि द फर्स्ट वन इज द स्टोरेज ऑफ डाटा, कि यार इसकी द स्टोरेज अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज इट इज एफिशिएंट, यार ये स्टोरेज बहुत एफिशिएंट करता है, मतलब कि बहुत जल्दी डाटा को स्टोर करता है। देन रिट्रीवल ऑफ डाटा, व्हेन यू वांट टू गेट द डाटा बाय दिस कंप्यूटर, तो ये फ्रॉम दिस कंप्यूटर, तो वो बड़ी जल्दी से रिट्रीव कर देता है। इट मीन्स टू से कि डाटा बहुत जल्दी से रिट्रीव हो जाता है। द थर्ड वन इज द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, एंड इफ यू वांट टू मैनिपुलेट अपडेट the modification within the data, so then this computer will perform very excellent, and then we can say that this computer is very excellent या efficient। तो डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या है कि बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इट मीन द वेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को स्टोर बहुत अच्छे तरीके से करे, जब वो अच्छे तरीके से करे तो उसे रिट्रीव भी करे, उस पर मैनिपुलेट भी करे। इट मीन्स टू से कि उस पर अगर कोई प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद जब हम उसको स्टोर करते हैं तो दोबारा अगर रिट्रीव करना पड़े तो वो बहुत जल्दी से हमें रिट्रीव करें। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द डाटा में बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। हम डाटा को बहुत डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर में आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट मेथड्स के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर आप डाटा को बहुत अच्छे तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन डिफरेंट मैनर्स के अंदर। इस तरह अगर आप किसी
मेडिकल स्टोर में जाते हैं, या मोबाइल के अंदर आप अगर अपने कंटेंट्स को स्टोर करते हैं तो वो मोबाइल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में स्टोर करता है। इस तरह अगर आप अपने मोबाइल में डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स या वीडियोस, तो वो आप उसको डिफरेंट एंगल से स्टोर करते हैं। वीडियोस अलग है, व्हाट्सएप वीडियोस अलग है, व्हाट्सएप पिक्चर्स अलग हैं, मोबाइल पिक्चर्स अलग हैं, एंड सो ऑन। सो दैट द लॉजिकल एंड द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ, कि लॉजिकली और मैथमेटिकली मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली और मैथमेटिकली मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं डाटा को, तो बेसिकली ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने की जो स्कीम है उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। आप में से अगर किसी को नहीं अभी तक इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ आई तो प्लीज आप मुझे एक्नॉलेज करें। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आगे करते हैं मूव। हम डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई वी स्टडी द डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई वी नीड फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। कहता है डेटा स्ट्रक्चर जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी डाटा के ऊपर, इट मीन्स टू से व्हेन वी ऑर्गेनाइज द डेटा स्ट्रक्चर मीन ऑर्गेनाइज द डेटा। जब देखिए जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे तो प्रोग्राम बहुत एफिशिएंटली आपके पास वर्क करेंगे। जब प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे तो इसका मतलब यह, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो देन द मोर पावरफुल जो आपके पास कंप्यूटर्स होंगे, मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, तो आपको मोर पावरफुल कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे। जब आपके पास मोर पावरफुल कंप्यूटर आएंगे, देखिए जब सादा सी बात है कि आपका डाटा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हुआ, उसकी वजह से आपके प्रोग्राम एफिशिएंट हुए। आपके प्रोग्राम एफिशिएंट से मुराद क्या है कि जैसे आपके पास विंडोज थी, विंडो गौर से देखे ना, विंडो एक्सपी, विंडो विंडो 7, देन विंडो 8, विंडो 8.1 एंड नाउ द विंडो 10। तो डाटा को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, ऑर्गेनाइज किया तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ी। जब प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ी तो साफ बात है कि हार्डवेयर ने अपने आप को पुशअप किया। जब हार्डवेयर ने अपने आप को पुशअप किया तो देन द मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन, तो फिर आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को सॉल्व करना शुरू कर दिया आपने। जब आपका हार्डवेयर इंक्रीज हुआ तो आपकी एप्लीकेशंस अच्छी आ गई। आप पहले देखें, पहले किस्म के जो सॉफ्टवेयर थे वो विंडो 7 पे नहीं चलते थे, अब वो विंडो 8.1 या 10 पे चलते हैं। या वो गेम्स जो विंडो 7 पर नहीं चलती थी, आप देखिए नई गेम्स के अंदर विंडो 10 की रिक्वायरमेंट है, विंडो 7 भी नहीं उस पर चलती, ना एक्सपी चलती है, ना 7 चलती है, ना कोई और। तो मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन डिमांड द मोर कैलकुलेशन। जब मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन, नो डाउट है उनकी डिमांड मोर कैलकुलेशन है। मोर कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि आप डाटा को मोर ऑर्गेनाइज करेंगे। जब अगेन मोर ऑर्गेनाइज करेंगे तो चैन शुरू हो जाएगी, फिर मोर एफिशिएंट प्रोग्राम बनेंगे, फिर मोर कंप्यूटर्स उनसे वर्क्स में आएंगे, फिर मजीद मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनेंगी। जब मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनेंगे आप मजीद उन पे वर्क करेंगे, और जब वर्क करेंगे तो फिर वो अगेन डाटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या इसलिए पड़ती है। आगे इसकी एग्जांपल लेते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे? वो कहता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन बी सर्च प्रोसेस इन एनी ऑर्डर और मॉडिफायर। आसान इंग्लिश है, इसको उर्दू में कोई नहीं मैं बयान करूंगा। The choose of data structure and algorithm can make the difference between a program running in a few seconds or a many days. डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कौन से, ध्यान वो हम मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करें कि डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो डाटा को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। अगर हम अच्छा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे वो प्रॉब्लम जल्दी हल हो जाएगी। अगर हम कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चूज कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सेकंड्स के बजाय डेज में या मंथ्स में चली जाएगी। कहता है कि ठीक है, आप कह रहे हो, बार बार कह रहे हो एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, तो भाई किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या होगी? आप कहते हैं कि ये एफिशिएंट हो जाएगा प्रोग्राम या एफिशिएंट हो जाएगा कंप्यूटर, तो क्या मकसद है जी कि प्रोग्राम एफिशिएंट होगा? देखिए ना, एक सादा सी बात है बच्चों, कि मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 100 डाटा, 100 एलिमेंट्स पड़े हैं। 100 एलिमेंट्स से मुराद है कि 100 डाटा पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, चलें काउंटिंग में लगा लें तो 100 इंटीजर्स नंबर्स पड़े हुए हैं। मैंने कहा 100 इंटीजर नंबर पड़े हुए हैं, आपने इन्हें सॉर्ट करके बताना है, या आपने इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू दिखानी है, बतानी है। तो आप क्या करेंगे? आप इसे अरे में स्टोर करवा देंगे। बात समझ में आ रही है? आप अरे में स्टोर करवाएंगे और डाटा को फिर सॉर्ट कर लेंगे, फिर बड़ा या छोटा मुझे दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक सिटी के डाटा को सॉर्ट करना है, अनसॉर्टेड है, सॉर्ट करना है, या एक कंट्री के डाटा को सॉर्ट करना है, या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाड़ी की नंबर प्लेट आपने मुझे फाइंड करके देनी है पूरे पाकिस्तान में से, या मैं आपको कहता हूँ, अब देखिए सिनेरियो कितने बड़े हो रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, आपको शायद इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप लोग इंटर का पेपर देने गए हैं, एक ही बोर्ड के अंदर आपका सेंटर बना है, और एक ही सेंटर में बेसिकली कोई भी जगह लोकेशन लगा लेते हैं। सरगोदा में अगर फीमेल है तो जामिया स्कूल लगा लें, और अगर मेल है तो जामिया, दोनों जामिया ही है तो जामिया गर्ल्स जामिया बॉय।
आपका सेंटर वहां बना, आप बकायदा एक दिन अपने वाले साहब के साथ, मेट्रो की अगर बात करते हैं, इंटर की, तो आप बकायदा, अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं बाहर निकले तो आप एक बार बाइक पर या वाले साहब के साथ या किसी के साथ कॉलेज देखने गए या स्कूल देखने गए कि हाँ मेरा 10th का पेपर होना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बाहर निकल रहे हैं घर से और इस तरह चीजों के लिए। अगर अगर आप वो आपका स्कूल नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि सेंटर मॉडल बना है, अब कई बच्चों को तो सेंटर मॉडल का नहीं पता होगा, न्यू सेलर टाउन में है, तो आप सेंटर मॉडल स्पेशल जाएंगे, देख के आएंगे कि यार ये न्यू सेलर टाउन में सेंटर मॉडल है, यहाँ मेरा कल सुबह 9 बजे पेपर है। आप स्कूल तो देखा है, और आपने उस पेपर के लिए मिनिमम भी 24 घंटे या 48 घंटे पढ़ाई भी की, लेकिन अगले दिन आप 8 बजे, 1 बजे, 1 घंटा पहले आप स्कूल के लिए रवाना हुए, आधा घंटा आपने ट्रेवल किया, आधा घंटे के बाद अब जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो भी सिटिंग लिस्टें नहीं लगी हुई, सिटिंग लिस्टें लगती हैं बिफोर द 15 मिनट ऑफ एग्जाम। आपने 15 मिनट के अंदर ना सिर्फ अपना रूम देखा, अपनी निशिस्त भी आपने फाइंड आउट कर लिया कि फलां रूम में फलां लोकेशन पे मेरी निशिस्त है। हालांकि सेंटर मॉडल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 15 कमरे और 2 बड़े हॉल भी थे, लेकिन आपने तो सिर्फ विद इन 1 to 2 मिनट के अंदर आपने अपनी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एल्गोरिदम दिया, वो डिपेंड करता है कि आपने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया, ताकि ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उसके ऊपर एल्गोरिदम सर्चिंग का लगा सकें। तो बात कर रहे थे हम एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ इट इज सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन इट्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, या वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा कि इसमें कॉस्ट है, नो डाउट है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करती। कहते हैं 2 किस्म के हमारे पास हैं कि हाउ मेनी टाइम that is consumed for the calculation of the particular problem, or how many space that is required during the execution या execution of the problem। कितना टाइम चाहिए होगा उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, और कितनी स्पेस चाहिए होगी, याद रखिएगा कितनी स्पेस चाहिए होगी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। वो कहता है सिलेक्शन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, ये बेसिकली कहता है कि सबसे पहले कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे किसी प्रॉब्लम को और देखेंगे कि उसके जो मिनिमम, जो उसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर हम सपोज करेंगे कि भाई इसके ऊपर ये बेस्ट ऑपरेशंस अप्लाई होने हैं, तो लिहाजा ये इसके लिए ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये वो बेस्ट मीट करता है फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स। एग्जांपल देता हूं, अगली स्लाइड 13 पे जा रहा हूं, अगर गौर से पढ़े। वो कहता है कि एक फोन डायरेक्टरी है, ऑनलाइन फोन डायरेक्टरी है। वो कहता है उसके अंदर आपने एक फोन नंबर सर्च करना है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, और आपने फोन नंबर सर्च करना है, जैसे मैंने कहा कि गाड़ियों की नंबर प्लेट, दूसरा फोन नंबर सर्च करना है। तो लीनियर सर्च पड़ी हुई है, माइक ओपन करके जी बोलिएगा, आज थ्योरेटिकल है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कल यस सर। तो वन बाई वन बाई वन बाई वन बाई वन, आपको तो इट टेक टू मच टाइम, इट टेक टू मच टाइम। अगर आप लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं तो भाई फिर तो बहुत टाइम ले जाएगी। रीजन इज दैट क्योंकि ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओके, बट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट्स टू स्लो। लेकिन आप फोन नंबर एक गली के लेने हैं, देन ठीक है, आप ये गली के लीनियर सर्च में से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में से किसी नंबर को सर्च करना पड़े, अगर आप आपके बड़े भाई आपके पेरेंट्स से पूछें तो एक किसी जमाने में बहुत बड़ी डायरेक्टरी आती थी, तकरीबन मेरे मुताबिक 4 से 5 इंच, तो वो मोटी होती थी वो। अगर उसमें से आपको अपने घर का नंबर तलाश करना पड़े जो कि आपके वाले साहब के नाम से है, तब भी आपको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जी, सेकंड, द सेकंड वन इज, मैं यहाँ पे जो बयान करना चाहूंगा बात, दैट इज, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, वो कहता है कि छोटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास उसको फाइंडिंग का जो फैक्टर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो देन द कंपाइलर लुक अप ऑफ एन आइडेंटिफाइड द टाइप, अच्छा मैं इसका सोल्यूशन पे कहते हैं देन द बाइनरी सर्च। अब व्हाट इज द बाइनरी सर्च, मैं बयान करना चाहूंगा। कहता है जी कि क्या हम बाइनरी सर्च, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो वो हमारे कोर्स का पार्ट भी है। तो कहता है देन द मस्ट बी द बाइनरी सर्च, कहता है जी बाइनरी सर्च हो, कहता है बाइनरी सर्च ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा इट्स नीड लॉट ऑफ वर्क। कहते हैं इसके लिए बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा। रीजन इज दैट वी नो दैट देयर इज द प्री रेक्विजिट ऑफ द बाइनरी सर्च, एंड दैट इज द सॉर्टिंग ऑर्डर। हमें बाइनरी सर्च तब अप्लाई करेंगे अगर हम डाटा को सॉर्ट कर लेंगे। डाटा को सॉर्टिंग के लिए भी हमें कोई एल्गोरिथम्स लगाने पड़ेंगे, और शायद आप लोगों ने अभी तक 2 ही सॉर्टिंग पढ़ी होगी, एक बबल सॉर्ट पढ़ी होगी और एक शायद सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी हो, ऐसा ही है जी। यस सर। हाँ जी। तो इतने बड़े डाटा को सॉर्ट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो सर्चिंग कब होगी, वो तो बात की बात है। सॉर्ट होगा तो सर्च होगी। तो देन
फिर कहता है कि फिर इसका बेस्ट आइडिया, फिर कहता है कि दिस आइडिया इज अ हैश टेबल। हैश टेबल हम डिफाइन करेंगे, बयान करता हूँ हैश टेबल क्या है। तो कहता है कि हैशिंग इज द बेस्ट टेक्निक फॉर दिस वन, यूज हैश टेबल। हैश टेबल बच्चे क्या है, हैशिंग के अंदर हम एक हैश टेबल बनाते हैं जो बेसिकली डाटा की रेंज को बता देता है कि यहाँ से यहाँ वाला डाटा इधर पड़ा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पड़ा हुआ है। यही वजह थी कि आप 24 घंटे या 48 घंटे पेपर की तैयारी में लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने 15 मिनट के अंदर आपने उन तमाम डाटा को स्किप कर दिया और सिर्फ उस पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट किया जहां आपको था कि आपका नाम होगा और आप वहां बैठेंगे। यही वजह थी कि विद इन 5 मिनट आपने रूम भी लोकेट कर लिया और अपनी जगह भी तलाश कर ली। यही वजह है कि लैपटॉप के अंदर पड़ा हुआ जो डाटा होता है, जो कि रैंडम पड़ा हुआ होता है, आप किसी भी वीडियो पे जब डबल क्लिक करते हैं वो उसे प्ले कर लेता है, या मोबाइल के अंदर कोई भी पिक्चर है तो उसे साथ ही प्ले कर देता है या ओपन कर देता है। रीजन इज दैट बिकॉज दिस मेमोरी इज आल्सो यूज द हैशिंग टेक्निक, कि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती है और वो उस चीज को ओपन कर देती है। हमारे कोर्स का पार्ट है ये, एक डाटा स्ट्रक्चर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, एडीटी के बारे में है। मैं बस एक छोटी सी डेफिनेशन बयान करके तो मैं आगे चला जाऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बेसिकली क्या है, अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है वो हमारे पास दो चीजों का मजमूआ है। तो फर्स्ट वन इज, एक तो ये आपका वो जो तमाम डाटा, जो डाटा है आपके पास वो, और उस डाटा पे जो उसके जो ऑपरेशंस हैं उनके मजमूए को एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ईडीटी कहा जाता है। ठीक हो गया, जिसको फर्दर पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। इस एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहा जाता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम टुगेदर विद बेसिक ऑपरेशन। लाइक, आगे बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम, हाँ इसके बाद होल नंबर जैसे इंटीजर है और इसके ऊपर इसके जो परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ऑफ होल नंबर्स। ये बेसिकली इसकी एडीटी है, जनरल इंग्लिश लफ्जों में इसको लिखा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये भी इसको देख लीजिएगा, आसान है, कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं है। द गोल ऑफ दिस कोर्स है, ये इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इस कोर्स का बेसिकली बच्चों पर्पस ये है कि हम इस कोर्स को पढ़ने के बाद डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता चलेगा, हम उसके बेनिफिट्स के बारे में बयान कर सकेंगे और जान सकेंगे, और हम बड़ी आसानी से कोई जजमेंट लगा सकेंगे कि इस तरह की टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हमें बीए वाला डेटा स्ट्रक्चर जरूरी होगा।